ये उन लोगों को जवाब है इस भारत की जातिगत व्यवस्था का, जो भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि भारतवाद में जातिवाद नहीं है। भारतवर्ष में जातिवाद है, भेदभाव है, अत्याचार है, अन्याय है। ये घटना इस बात की प्रबल रूप से पुष्टि करती है कि आज अगर एक मृत महिला को भी अगर उसकी अर्थी से उठा करके उसको बाहर कर दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया जाता, तो इससे बड़ा और एट्रोसिटी क्या हो सकती है भारत के अंदर। मेरा मांग है प्रधानमंत्री जी, आप संज्ञान लीजिए। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के गरीबों के साथ ये अत्याचार अगर आए दिन बढ़ते जा रहे हैं तो इस पर भी आपको संज्ञान लेना आपकी जिम्मेदारी में आता है। जो लोगों ने हरकत की है, जो इन्होंने ये एट्रोसिटी की है, असंवैधानिक ये गतिविधि हुई है, इस पर इन लोगों को कानून के दायरे में ला करके आप सजा दिलाने का काम करें, जिससे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी दुस्साहस करने की पुनरावृत्ति ना कर सके। देखिए, राफेल लाना बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा कारणों से अगर सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ राफेल आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस टाइप का प्रोपेगेंडा ये टेलीविजन के माध्यम से कराया जा रहा है कि अब पाकिस्तान बर्बाद हो गया, चीन तबाह हो गया, चीन बेहोश हो गया, तो फ्रांस तो फ्रांस में तो ये बनकर आए, और फ्रांस में तो बहुत दिन पहले बन गए थे। तो फ्रांस की वजह से तो अमेरिका तबाह हो जाना चाहिए था, फ्रांस की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जानी चाहिए थी। कैसी हरकत यहाँ हो रही है। मैं तो मीडिया के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि ये गरीब तबके के लोग, ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये सड़कों पर आए और सबसे पहले ये मीडिया वालों को ही जो है ना रास्ते पर लाने का काम करें? अरे कम से कम कोई ढंग की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। देश में बेरोजगारी है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, देश के अंदर लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, बीमारी में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। अरे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश के पास नहीं है, क्या राफेल लगा रखा है? कहां झगड़ा हो रहा है? कहां पर कौन सी महायुद्ध हो रहा है? लेकिन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि भाई मेरे, आप लोग अपने दीपक खुद बनिए, अपने बारे में निर्णय खुद लीजिए, क्योंकि जो बेसिक इश्यूज हैं उनको एक तरफ कर दिया गया है, और जो बेवजह, जो बिना जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, ऐसे इश्यूज को आए दिन टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश को के सामने मुद्दे रखे जा रहे हैं, जो आज गरीब आदमी की रोटी की आवश्यकता बिल्कुल पूर्ति नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी को मैं बताना चाहता हूं, रोटी चाहिए, गरीब आदमी को रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे को सरकार की नौकरी चाहिए, या उसको स्वावलंबी होने के लिए उसको अपना बिजनेस होना चाहिए। गरीब आदमी को अस्पताल चाहिए, जिसको कोरोना हो गया उसको दवाई चाहिए, उसको ट्रीटमेंट चाहिए। आज का बेसिक आवश्यकता ये है। लेकिन इन सब मुद्दों को अगर हम साइड ट्रैक करेंगे और दूसरे ऐसे मुद्दों को जो आज इनका ज्यादा महत्व नहीं है, ऐसे मुद्दों को लेकर के अगर हम देश का माहौल हम एक दिशा में डाइवर्ट करेंगे, निश्चित रूप से ये राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा। देखिए, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, ना मुझे इस विषय में कोई जानकारी है। मैं एक छोटा सा गरीब समाज से ताल्लुक रखने वाला एक कार्यकर्ता हूं। मुझे गरीबों की भूख दिखाई देती है, लाचारी दिखाई देती है, मजबूरी दिखाई देती है। राजनीति मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म है अपने समाज के बीच में अपने समाज के लोगों के दर्द को समझना, और जितना संभव हो अपने समाज के लोगों के दर्द को दूर करने की मैं कोशिश करता रहा हूं और करता रहूंगा। ये तो सवाल राहुल गांधी बताएं या देश के प्रधानमंत्री बताएं कि राफेल की कीमत क्या थी या कीमत कितनी दी गई है। ये विषय मुझे लगता है गरीब आदमी को रोटी देने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गरीब आदमी के हक में नहीं है। जिन्होंने जो शिक्षा नीति लाने की बात हुई है, इससे जो आने वाले समय में एक और अंधकार बढ़ेगा, गरीब आदमी और शिक्षा से दूर होगा, और उसका शिक्षा ही एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसको पी करके हमारे समाज के लोग दहाड़ते हैं, अपनी बात को कहते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और बड़े बड़े पदों पर जाने में इस शिक्षा की वजह से कामयाब हुए। लेकिन नई शिक्षा नीति गरीब समाज के बिल्कुल खिलाफ विरोध है। हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मान्यवर काशीराम जी का फार्मूला आज अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। मैं बार बार ये समझा रहा हूं कि मान्यवर काशीराम जी, स्वर्गीय काशीराम जी कहते थे कि ये पेन है, इस पेन में लिखने का काम ये हिस्सा करता है जो 85% है, ये कैप है जो इसके ऊपर लगाई जाती है। समझे बात आप? इसका कोई रोल नहीं है, लिखने का काम ये करता है। यानी देश का 85% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी से देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करती है। बताना चाहता हूं क्या काम करती है। ये किसानों के खेतों में जाकर गेहूं बोती है, धान बोती है, कपास बोती है,
तब जाकर के देश कृषि प्रधान बनता है। ये वो आबादी है जो घर घर में बर्तन साफ करती है, गटर में जाकर के आपके गंदगी को साफ करती है, आपके घरों में नौकर काम करती है, आपकी गाड़ी की ड्राइविंग करती है, आपके घर की सफाई करती है, आपके शहरों में आपकी बिल्डिंग बनाती है, आपके मल्टी स्टोरी आपके जो फ्लैट्स बनाती है, आपका सड़क बनाती है। ये सारा काम अगर शहरी विकास अगर देश का हुआ है तो इस देश के गरीब SC ST OBC माइनॉरिटीज के दम पर हुआ है, उनकी मेहनत से हुआ है। और देश में जो भी खाद्यान्न पैदा होते हैं वो भी गरीब समाज के लोग खेतों में जाकर काम, कोई किसान जिसके पास 500 बीघे जमीन है, 1000 बीघा जमीन है, कोई किसान खेत में नहीं जाता है, बल्कि गरीब SC ST OBC माइनॉरिटीज का आदमी खेतों में जाकर काम करता है। यानी कि इस देश के चहुमुखी विकास के लिए इस देश का गरीब तबके का आदमी, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटीज के नाम से जाना जाता है, वो पूरी तरीके से इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। देखिए, आप 40-50 हजार की बात कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र ही बंद किया जा रहा है, स्कूल उसका एक हिस्सा है। दिल्ली विद्युत बोर्ड में 10,000 लोग नौकरी से बाहर निकाले गए। जब दिल्ली विद्युत बोर्ड का निजीकरण हुआ, 10,000 लोग नौकरी से बाहर किए गए। 10,000 में 8,000 SC ST के लोग हैं, यानी कि भर्ती तो 22.5% के हिसाब से ही नहीं हुई, उसमें भी कोताही हुई, लेकिन निकालते समय 80%, 75% के हिसाब से नौकरी से निकाल दिया गया। रेलवे, LIC में IPO ले आए, बैंकों का निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, तेल कंपनियों की निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक समय था SC ST के लिए, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, देश में राष्ट्रीयकरण आया, और राष्ट्रीयकरण जब आया 1969 में, तो उस समय पर ये SC ST समाज के लिए एक नई दिशा मिली। SC ST समाज के लोगों को नौकरी में आने के अवसर मिले, और एक एक घर में 2-2 एक-एक नौकरी गई, गरीबी की रेखा से समाज ऊपर आया। आज ये संख्या 40 लाख 2 जुलाई 1997 को हुआ करती थी, आज 10 लाख के 8 लाख के आसपास रह गई है। ये आने वाले समय में 10 साल के बाद ये 2 लाख के आसपास हो जाएगी, यानी बैक टू पेविलियन। मेरा अनुमान है कि जो घर आपने और हमने बनाया, मेरा तो नहीं बना, लेकिन जिन लोगों ने भी घर बनाया, आने वाले समय में जब आपका B.Tech बच्चा 90% की डिग्री लेकर सड़क पर घूमेगा, उसे रोजगार नहीं मिलेगा, तो उस घर की व्हाइट वॉश कराने की समस्या भी उस बच्चे के सामने आने वाली है। हालात बद से बदतर हैं। मेरा निवेदन है SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों से, आप इकट्ठे होइए, आप जातिवाद धर्मवाद की सीमा को तोड़िए। आप सब लोग प्रताड़ित समाज के लोग हैं, आप सबको अब इकट्ठा होना पड़ेगा। जात पात की जो आपकी दीवार है उससे ऊपर आना पड़ेगा, और जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे बहुजन समाज के लोगों, जब तक आप मान्यवर काशीराम के फार्मूले में 85% लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक ये कैप आपके ऊपर बैठी रहेगी और कलम का काम या लिखने का काम आप लोग करते रहेंगे। तो अब समय आ गया है निर्णय लेने का। और दूसरा, साथ साथ मैं अपने SC ST OBC समाज के लोगों को एक आह्वान और करना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए बात कही थी कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं। और जब 6 दिसंबर 1956 को उनका देहावसान हुआ, उस समय वो बौद्ध बन चुके थे और बौद्ध के रूप में उनकी जो है मृत्यु हुई। समय आ गया है, जिन मंदिरों में आप जाते हैं उनसे आपको भगा दिया जाता है, उनमें घुसने नहीं दिया जाता। जातिगत आधार पर प्रताड़ना इस देश में चरम सीमा पर है। तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर के दिए आरक्षण का लाभ तो हमने लिया? क्या डॉक्टर अम्बेडकर के दिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बारे में फिर हमारे समाज के लोगों को हिचक क्यों क्यों क्यों? इस पर विचार करो। अब समय आ गया है निर्णय लेने का। बहुजन समाज के साथियों, जागो और अपने भविष्य के निर्माण के लिए अब पहल करो। देखिए, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, यही तो काशीराम जी कहते थे। बाबा साहब का भी संकेत वही था, जो उंगली उठा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ, वो भी संकेत वही है। समाज के लोगों को मैंने कहना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर बाबा साहब का स्टैचू उंगली उठाते हुए इशारा कर रहा है कि इस लोकसभा पर आपको कब्जा करना, जो नहीं हो पाया। दुर्भाग्य से जो 25% के हिसाब से SC ST के MPs बनकर वहां पहुंचे, उन्होंने समाज की बात ना कहकर के पार्टी की बात कही। इसलिए समाज की दुर्दशा आज पूरे देश के सामने है। इसका कारण सीधा बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का ज्ञान था, और इसीलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन की बात कही थी। उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड की बात कही थी। SC के लोग SC का लोकसभा MP चुनेंगे, MLA चुनेंगे, ST वाले ST का चुनेंगे। लेकिन क्योंकि गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, पृथक निर्वाचन की बात मानी नहीं गई, बाबा साहब अकेले पड़ गए, इसलिए उनको उन हालातों में समझौता करना पड़ा। और उसी का परिणाम है कि आज जो भी MP बन रहा है, जो भी MLA बन रहा है, वो समाज की बात ना करके वो अपनी पार्टी की बात करता है। और मैं यहाँ उनको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सेक्रीफाइस करिए, त्याग करिए। कोई पार्टी आप पर एहसान नहीं कर रही है, राज्यसभा में आपको नहीं लिया जा रहा है, MLC आपको नहीं बनाया जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं है वहां पे, लेकिन लोकसभा के अंदर आपको 25% के हिसाब से
उसमें एक भी आदमी कम नहीं हो सकता। इसलिए आप जो एमपी बनकर आ रहे हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर के दिए 25% के आरक्षण की वजह से बनकर आ रहे हैं। आप पे डॉक्टर अम्बेडकर का कर्ज है, समाज का आप पर कर्ज है। आप एक लोकसभा में एक 5 वर्षीय योजना में तो लोकसभा के एमपी रहेंगे। अगली बार अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आपको ये सेक्रीफाइस करना चाहिए, लेकिन इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए अगर आप नहीं आएंगे अगली बार आप ही का कोई भाई लोकसभा का एमपी बनेगा। लेकिन 5 साल जब तक आपको लोकसभा या विधानसभा में जाने का मौका मिले, आप बाबा साहब के नाम को लेकर के अपने समाज की आवाज को उठाइए, अपने समाज के कर्जे को उतारने का काम करिए। पे काम करती हो। देखिए सर्वविदित है, बहन मायावती जी हमारी एक मान्य नेता हैं। बहन मायावती जी ने बहुजन समाज को एक नई पहचान दी है। स्पेशली SC ST OBC के माइनॉरिटीज के लोगों के लिए बहुत काम उन्होंने किया है और इस समाज की वो एकमात्र ऐसी नेता हैं जिन्होंने एक नया इतिहास बनाया। नोएडा के अंदर उन्होंने इतना बड़ा एक पार्क बनाया जो कि पूरे विश्व में उसको लोग देखने आते हैं। लखनऊ के अंदर अंबेडकर पार्क अपने आप में एक नई मिसाल है। तो बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए उनके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और जातिगत दुर्भावना की ये भी एक मिसाल बनेगी कि स्वामी कन्हैया प्रभुआनंद जी जो SC समाज से हैं उनको उस कमेटी में लिया गया था, लेकिन पता ऐसा लगा है कि उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं दिया गया है। और अगर ये सच है तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और जातिगत दुर्भावना की पराकाष्ठा है जिसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। देखिए इस सरकार, इसका जवाब तो सरकार से आप पूछे ज्यादा अच्छा है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का यहां पर एक वक्तव्य याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि राजधर्म का राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। जो राजा हैं इस समय पर उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए और जातिगत दुर्भावना से ऊपर उठ करके समाज के हर तबके के विकास के लिए काम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए जहां आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, आप क्यों जाते हैं? सवाल मैं अपने समाज के लोगों से पूछ रहा हूं, क्यों जाते हैं आप? बाबा साहब को पढ़िए, भगवान बुद्ध को पढ़िए, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए, आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। जो लोग इस धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में गए हैं, उनके जीवन में एक नया सवेरा आया है। ये एक ऐसी बात है जो मतलब इसका अगर हम अवलोकन करें, जिन समाज के जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया आज वो साधन संपन्न भी हुए हैं, उनको मान सम्मान भी मिला है और उनको उनके जीवन में अग्रसर होने का अवसर भी मिला। देखिए ये उनकी, कनाडा में मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था वैंकूवर में, तो मैंने यही जो आपने सवाल किया इसका जवाब मेरा यही था, जातिगत प्रथा को जारी रखना, व्यवस्था को जारी रखना उनके हक में है, उनके हित में है। क्योंकि अगर एक आदमी IAS होता है, अगर वो ब्राह्मण IAS होता है तो IAS होता है, अगर वो शेड्यूल कास्ट होता है तो वो फिर शेड्यूल कास्ट होता है, IAS नहीं माना जाता। IAS के बीच में बैठ करके मंत्रियों के साथ भी यही कहानी है, क्लर्कों के साथ भी यही कहानी है, चपरासी के साथ भी यही कहानी है। तो जातिगत व्यवस्था को बनाए रखना तो उसमें उनके हित सदर हैं, उनका फायदा है। इसलिए हमारे लोगों को उस व्यवस्था से निकल करके बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का समय आ गया है। वो सामाजिक अज्ञानता, धार्मिक अज्ञानता और एक मन में भय और डर जो बैठा दिया गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। मैं कहता हूं आपके हाथों में जितनी उंगलियों में पत्थर, आपके पत्थर की जो आपने ये अंगूठियां पहन रखी हैं, मैं कहता हूं इन्हें निकाल करके 6 महीने के लिए रख दीजिए। सोना भी उसमें होगा, पत्थर भी लगा होगा, 50,000, 30,000, 40,000 की आपने खरीदी भी होगी। आप मेरी बात को मान करके, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान करके उन सारी अंगूठियों को उतार करके अपने घर के एक अलमारी में रख दीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ है, एक व्यापार है, एक बिजनेस है। पत्थर, एक पत्थर जो आपने जानते, पत्थर 50,000 का बिक जाता है, पत्थर जरा सा 1 लाख का बिक जाता है, पत्थर 25,000 का बिक जाता है। ये आपके मन में जो भय बैठा रखा है कि आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप अंगूठी नहीं पहनेंगे। अरे भैया एक बात बताइए, किसी को अपने बारे में नहीं पता उसकी मौत कब होगी, वो तुम्हारा भविष्य क्या बता देगा। इसलिए समय आ गया है, पढ़ो बाबा साहब को, पढ़ो बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़िए। सभी सवालों के जवाब समाज के हर व्यक्ति को बाबा साहब के साहित्य में उपलब्ध है। यही कारण है डर का और भय का। ये जो अभी आप कहते हैं मंदिर क्यों जाते हैं, यही कारण है जो आप बोल रहे हैं। अगर ये पढ़ लेंगे तो अपने आप ही मंदिर जाना छोड़ देंगे, अपने ताबीज पहनना बंद कर देंगे, अंगूठियां निकाल करके फेंक देंगे। लेकिन ये बाबा साहब को पढ़े तो सही। ज्वाइन करने से पहले उसकी जाति पहले पहुंच जाती है। जब किसी कलेक्टर की किसी जिले में नियुक्ति होती है तो सबसे पहले उस जिले के हर आदमी की उत्सुकता होती है कि ये कलेक्टर किस बिरादरी का है, और उसकी बिरादरी उसके ज्वाइन करने से पहले पहुंच जाती है। एक कप्तान पुलिस SP जब किसी जिले में नियुक्त होता है तो जब वो वहां पदभार ग्रहण करता है उससे पहले उसकी जाति पहुंच जाती है।
इसी तरीके से भारत के अंदर कोई भी आदमी जो सरकार की नौकरी में है, जिस पद पर भी है, वो जब वहां पर तैनात होता है तो उसकी जाति उससे पहले पता होती है सब लोगों की, इस जाति के किस जाति का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।